Units and measurement, lecture number 10. Today we are going to discuss about accuracy and precision of instruments and error in measurement. So today's topic is quite important for all, and in 12th standard also it is important. So first हम जो term समझना चाहते हैं, that terms is accuracy and precision. हाँ सर। So what do you mean by accuracy and precision? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे देखना. If I take, suppose, accuracy and precision, I have two clocks. मेरे पास दो घड़ी है. एक है ऐसे एनालॉग क्लॉक, मतलब जिसके पास मिनट आ रहे, मिनट एंड है एंड आवर एंड है, जिसके अंदर 4 नंबर्स लिखे हैं. देखना ये, जिसके अंदर 4 नंबर्स लिखे हैं, 12, 3, 6 एंड 9. दिस इज वन क्लॉक. और फिर दूसरा एक मेरे पास दूसरा एक क्लॉक पड़ा है. दूसरा क्लॉक ऐसे है, इट इज डिजिटल क्लॉक. वो अभी 1, 16 एंड सपोज 30 ऐसे टाइम दिखा रहा है. इट इज अ डिजिटल क्लॉक. मतलब दिस इज आवर, 16 इज मिनट एंड दिस इज सेकंड. दोनों क्लॉक में फर्क क्या है पता है? दोनों क्लॉक में इसका प्रिसीजन जो है ना सेकंड क्लॉक का, दैट इज मच मोर. व्हाई? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2, 12, 3, 6 और 9 के अलावा कोई नंबर्स नहीं लिखे हैं. मतलब एक आपको प्रिडिक्शन करना है कि भाई यहाँ पे 1 बजने के बाद 15 मिनट के आजू बाजू हुआ है. ये भी आपको प्रिडिक्शन करना है, आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा. और यहाँ पे सेकंड एंड है ही नहीं. इसका मतलब ये हुआ कि आपको एग्जैक्ट यहाँ पे पता, देखो यहाँ पे ये जो नंबर है आवर एंड है, यहाँ पे है. सो आप बता नहीं सकते ये 16 पे है, 17 पे है. यू कैन नॉट से. और ऊपर से सेकंड हैंड है ही नहीं उसमें. सेकंड हैंड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 और 16 के बाद या 16 के बाद सेकंड कौन सी चल रही है हमें पता ही नहीं है. ये आपको आवर एंड मिनट यही डिनोट करता है. और उसमें भी आपको एक्यूरेसी, मतलब उसमें भी आपको प्रिसाइज नहीं वैल्यू मिलता है. जबकि दूसरा जो क्लॉक है, दूसरा क्लॉक में आपको आवर, मिनट एंड सेकंड तीनों मिल रहा है. मैं तो बोल रहा हूं अगर यहाँ पे आपको माइक्रो सेकंड्स भी दिए जाते हैं, मतलब सेकंड के अंदर भी, सो वो और प्रिसाइज हुआ. सो कहने का मतलब इन एक्यूरेसी और प्रिसीजन में, प्रिसीजन क्या होता है कि आप कितने पॉइंट तक डीप में कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो. एक और एग्जांपल लेता हूं प्रिसीजन का. सपोज यू ऑल 4 आर देयर. ओके, 4 स्टूडेंट्स हो आप. चारों स्टूडेंट्स में से मैं फर्स्ट स्टूडेंट को अगर ये बोलूं कि भाई चलो यहाँ बड़ौदा से अहमदाबाद का डिस्टेंस मेजर करके आओ, तो वो मेजर करके आता है. वो ऐसे बोलता है इट इज 99 किलोमीटर्स. तो मैंने 99 किलोमीटर्स लिख दिया. फिर सेकंड स्टूडेंट जाता है, उसने बोला कि 99 किलोमीटर्स एंड 500 मीटर्स. तो मुझे और डीप में थोड़ा आंसर मिला कि ओके, पहले के आंसर में 500 मीटर्स नहीं था, तो मुझे और प्रीसाइज वैल्यू मिला. पहले में खाली किलोमीटर मिला था, सेकंड में मुझे किलोमीटर एंड मीटर दोनों मिले. थर्ड स्टूडेंट जाता है, थर्ड स्टूडेंट ने ये बोला इट इज 99 किलोमीटर, 500 मीटर्स एंड it is not only 500 meters, it is 554 meters. सो मुझे 4 मीटर का और डिफरेंस पता चला. ओके,
एंड फोर्थ स्टूडेंट जब जाता है तो उसने मुझे जो रिजल्ट दिया दैट वाज द बेस्ट. व्हाई? क्योंकि उसने मुझे ऐसा आंसर दिया, इट इज 99 किलोमीटर्स 554 meters and 10 centimeters. It is the exact distance from बड़ौदा to अहमदाबाद, ऐसा मुझे उसने बोला. देखो, तो चारों स्टूडेंट में से मुझे सबसे करेक्ट आंसर का मतलब प्रिसाइज वैल्यू किसने दिया? प्रिसाइज वैल्यू दिया फोर्थ वाले ने. उसने मुझे सेंटीमीटर तक की इंफॉर्मेशन दी. अगर एक और फिफ्थ स्टूडेंट होता, वो अगर मुझे मिलीमीटर तक की इंफॉर्मेशन देता तो और प्रीसाइज वैल्यू होता. मतलब किलोमीटर इज नॉट द ओनली ऑप्शन. किलोमीटर के बाद मीटर में देखो, मीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर. सो इट इज मोर प्रीसाइज वैल्यू. बट चारों रिजल्ट के बाद मुझे एक चीज पता चलती है कि जो सेकंड नंबर का स्टूडेंट था ना 500 मीटर वाला, उसके जवाब ज्यादा एक्यूरेट थे. 99 वाला भी नहीं था, 99 एंड 554 वाला भी गलत था, 99 554 मीटर्स एंड जो 10 सेंटीमीटर्स बोला वो भी गलत था. उसकी एक्यूरेसी नहीं थी. मोर एक्यूरेट वाज, करेक्ट आंसर किसका था पता है? सही आंसर के नजदीक सेकंड वाले का. ऐसा मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला. दिस वाज द एग्जांपल. ओके, तो मतलब एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में फर्क क्या है? एक्यूरेसी मींस सही आंसर के कितने नजदीक हो आप, एक्यूरेट आंसर के कितने पास हो, दैट इज नोन एज एक्यूरेसी. एंड प्रिसीजन इज व्हाट? प्रिसीजन इज कि आप कितना डीप में ले सकते हो. तो ये चार स्टूडेंट में से मोर प्रिसाइज कौन था पता है? फोर्थ वाला, जिसने सेंटीमीटर तक इंफॉर्मेशन दिए थे. और फोर स्टूडेंट्स में से मोर एक्यूरेट कौन था पता है? सेकंड वाला, जिसने एक्यूरेट आंसर के एकदम नजदीक दिया था. सो कहने का मतलब एक्यूरेट मींस कि जो करेक्ट आंसर के नजदीक का आंसर दे. प्रिसिजन मींस कि जो आंसर को इतना डीप में दे कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिले. अभी ये दो क्लॉक्स है मेरे पास स्क्रीन पे, आप देख रहे हो. तो यहाँ पे ये जो एनालॉग क्लॉक है ना, एनालॉग, दिस इज एनालॉग क्लॉक. तो ये एनालॉग क्लॉक मोर एक्यूरेट है. एंड ये जो डिजिटल है उसका एक्यूरेसी कम है, वो कभी कभी गलत आंसर दिखा देता है. तो ये घड़ी ज्यादा सही लगेगी फिर, एटलीस्ट सही आंसर तो दिखा रहा है. एंड दिस डिजिटल क्लॉक, उसमें एक्यूरेसी इतनी नहीं है. सो हमें कोई भी सपोज प्रैक्टिकल करना है, अभी जब आपके स्कूल स्टार्ट हो गए, आप प्रैक्टिकल्स में जाओगे, आपको कोई एक ब्लॉक दिया जाएगा, ब्लॉक का आपको डायमेंशन मेजर करना है, लेंथ हाइट एंड ब्रेड्थ मेजर करना है. तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि उसका जो आंसर है ना, उस आंसर के एक्यूरेसी के मैक्सिमम एक्यूरेसी रखो और मोर प्रिसाइज, मतलब मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज, दैट विल बी द बेस्ट रिजल्ट यू विल गेट. अगर आपका एक्यूरेसी सही नहीं है, इसका मतलब कि आपका आंसर नजदीक नहीं हो, आपने सेंटीमीटर मिलीमीटर में उस ब्लॉक का डायमेंशन ले लिया, तो कोई काम का नहीं है. आपका आंसर एक्यूरेट है बट आपने खाली उसको सेंटीमीटर में आंसर दिया, वो भी सही नहीं है, आपको मिलीमीटर में देना चाहिए. Are you getting my point? So accuracy and precision both are two different terms, but accuracy होता है कि how much close you are near to the correct answer, and precision is what? That how much the answer is in your depth. Depth कितना है आंसर में, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स में आप प्रिसाइज ले सकते हो वैल्यू. ओके, सो प्रैक्टिकल के लिए हमें जब व्हेन एज अ साइंस स्टूडेंट व्हेन वी आर डूइंग प्रैक्टिकल, सो वी नीड टू बी मोर एक्यूरेट एंड वी नीड टू बी मोर प्रिसाइज. प्रिसीजन भी अपना सही होना चाहिए और एक्यूरेसी भी अपनी सही होनी चाहिए. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. लेट्स रीड. ओके, सो एक्यूरेसी प्रिसीजन of instruments. Vidhi beta, can we read? Yes, sir. Meet, please can you read?
हाँ सर। एक मिनट। हाँ, मेजरमेंट यस, measurement is the foundation of all experimental science and technology. The result of every measurement by any measuring instrument contains some uncertainty. This uncertainty is called error. Every calculated quantity, which is based on measured values, also has an error. We shall distinguish between two terms, accuracy and precision. The accuracy of a measurement is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity. Precision tells us to what resolution or limit the quantity is measured. लिमिट। ओके, सो कितने लिमिट तक आप आंसर दे सकते हो? यस, लेट्स रीड। The accuracy in measurement may depend on several factors, including the limit or the resolution of the measuring instrument. For example, suppose the true value of a certain length is near 3.678 centimeter. ट्रू In वैल्यू one इज experiment, using 3.68 सेंटीमीटर, 678 सेंटीमीटर्स इन वन एक्सपेरिमेंट। अभी ये ट्रू वैल्यू है। हम जो मेजर करते हैं वो कितना है? एक मेजर करते हैं हम 3.5 और दूसरा मेजर करते हैं हम 3.38। मतलब देखो, ये मोर प्रिसाइज है। प्रिसाइज क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद दो आंसर, 2 पॉइंट तक मुझे आंसर मिला। ये लेस प्रिसाइज है, पॉइंट के बाद एक ही मिला। बट ये ज्यादा एक्यूरेट है बिकॉज ये 3.6 के ज्यादा क्लोज आंसर है। सो इट इज मोर एक्यूरेट। 3.5 is more accurate than 3.38. Okay, let's read. In one experiment, using a measuring instrument of resolution 0.1 centimeter, the measured value is found to be 3.5 centimeter, while in another experiment, using a measuring device of greater resolution, say 0.01 centimeter, the length is determined to be 3.38 centimeter. The first measurement has more accuracy because it is Because close it to is the more true closer. value, हाँ, but less precision. Its resolution is only 0.1 centimeter, while the second measurement is less accurate but more precise. Thus, every measurement is approximate due to errors in measurement. In general, the errors in measurement can be broadly classified as systematic errors and random errors. okay, okay. Now let's go. So, error. Error, there are two types of error: systematic error and random error. Now, systematic error मतलब सिस्टम में आने वाले एरर। सिस्टम के पार्ट कौन कौन होते हैं उसकी बात करते हैं हम। सिस्टमेटिक एरर में 3 पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं? एक पार्ट होता है द पर्सन who is performing the experiment। दूसरा पार्ट होता है इक्विपमेंट। ओके, एंड तीसरा पार्ट होता है मेथड ऑफ द प्रैक्टिकल। 3 पार्ट है। 3 पार्ट में एरर आ सकते हैं। कैसे एरर आ सकते हैं? सपोज इक्विपमेंट है, मुझे ये जो पेन है, ये पेन का मुझे डायमीटर फाइंड करना है। ओके, नाउ आई वांट टू फाइंड द डायमीटर ऑफ दिस पेन। तो मैं, मेरे पास वैसे तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, सॉरी इंस्ट्रूमेंट्स है, बट उसमें मोर मुझे आंसर एक्यूरेट कौन देगा पता है? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। There are many equipments like micrometer screw gauge, vernier calipers, meter scale. There are much more spherometer, but सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन देगा पता है? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का डिफरेंस ये है कि वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आंसर देता है मुझे। सो अगर ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जब वो इंस्ट्रूमेंट जब कंपनी में बन रहा होगा, जो भी कंपनी का वो इंस्ट्रूमेंट होगा, जब कंपनी में बन रहा होगा, उसमें मार्किंग में कोई प्रॉब्लम आया
तो that error is known as instrumental error. The error which is in the instrument. जो एरर में इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर. वो करेक्ट हो सकता है. सपोज मार्किंग ऐसे 0-0 मैच करना है, ऐसे 0-0 मैच नहीं हुआ, थोड़ा ऊपर रह गया 0 का, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. सपोज ये 0 नीचे रह गया तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं. ओके, सो मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर में जो मार्किंग का एरर है दैट वी कैन करेक्ट. सो इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब इक्विपमेंट का जो एरर है दैट वी कैन करेक्ट बाय चूजिंग अ राइट मेथड. फिर आता है एक पर्सन, द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट. अभी जो पर्सन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसको अपने मेथड उसको सही तरीके से करना है, उसको बेदरकारी नहीं रखनी है. मतलब he will have to be sure about his method. मतलब कि उसको सही तरीके से प्रैक्टिकल करना है, ध्यान रखना है. सपोज मुझे कोई रीडिंग लेना है, सपोज आई वांट टू मेजर द रीडिंग ऑफ दिस स्केल, तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे नहीं देखना है या फिर ऐसे नहीं देखना है, मुझे उसको एग्जैक्ट अपने आंख के सामने ऐसे ऐसे देखना है. सो ये लेवल बना रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पर्सन को अपनी मिस्टेक नहीं करनी है, उसकी खुद की मिस्टेक्स अवॉइड करनी है. कैसे? थोड़ा ध्यान रख के प्रैक्टिकल को करे. सो ही कैन करेक्ट द एक्सपेरिमेंट while doing the practical. Now the third is practical method. Now practical method must be correct. Why? Because whenever you are doing the, suppose you are doing the experiment of oscillation, suppose you are performing the experiment of oscillation, so what I'll do, I'll take one thread tied with a stone and start oscillating. So if I do the same experiment under the fan, if I have started my fan and if I perform the same experiment under the fan, so I'll not get the correct result, because due to the fan resistance of air, oscillation ज़्यादा या कम हो सकता है. So this is one example. So method सही तरीका होना चाहिए. If I perform the experiment of oscillation, तो वो oscillation का जो practical है वो मुझे ऐसी जगह करना चाहिए जहां पे एयर रेजिस्टेंस ना हो, जहां पे मुझे सही टाइम टेबल सही टाइम मिले ऑसिलेशन का. तो हमेशा मेथड सही होने चाहिए. सो देयर आर 3 पॉइंट्स टू बी डिस्कस इन सिस्टमैटिक एरर, एंड दैट इज पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड मेथड एरर इन मेथड. दूसरा पार्ट है रैंडम एरर. ये रैंडम एरर ऐसा एरर है जो आपके हाथ में नहीं है, वो कभी भी इंस्ट्रूमेंट में आ सकता है, कभी भी हो सकता है. एग्जांपल देता हूं, 12th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट आते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, देन पोटेंशियोमीटर, देन उसके बाद आता है वेस्टर्न ब्रिज, देन सोनोमीटर. ये सब 12th स्टैंडर्ड में कुछ इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स आते हैं. अब उसमें हम सप्लाई यूज करते हैं जीबी वालों का, मतलब ये जो ऊपर सप्लाई आपको दिख रहा है ये हम सीधा यूज करते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वहां पे रैंडम एरर कैसे हो सकता है? देखो जीबी वाले आपको बोलते 220 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले जो बोलते हैं ना कि भाई 220 वोल्ट वी विल सप्लाई, बट कभी कभी वो प्लस माइनस होता है. सो ड्यू टू दैट एरर, अभी वो एरर आपके पास में तो है नहीं, वो एरर तो मतलब जब सही वोल्टेज होगा तभी आपको मिलेगा. सो हाउ टू करेक्ट रैंडम एरर? जब आपके हाथ में ही नहीं है वो एरर उसको करेक्ट करना, तो कैसे करोगे? एक तरीका है. सपोज मैंने आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से इसका डायमीटर फाइंड करने को बोला है. When you will measure one time, how much guarantee, how much you are confident that your result is 100% correct? So what you need to do, क्या करना पड़ेगा हमें? एक ही रीडिंग को 5 बार लो, एक ही रीडिंग सेम रीडिंग 5 बार लो, थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस थोड़ा एरर आएगा तो उसको करेक्ट करो. सो by doing this experiment 5 times you will get correct result. उसका एवरेज निकालो and you will get a correct result. Are you getting my point?
सो रैंडम एरर को दूर करने का एक ही तरीका है, that by doing the same experiment by more than 3-4 times and you will get an average result. Okay, so there are basically two types of error: systematic error and random error. In systematic error there are three parts. One is personal error that can be corrected by the person. Second is equipment error or instrumental error that can be corrected by doing plus or minus, by adding or subtracting the values of error. And third one is error in method of the experiment that you can correct also. And random error correct करने का एक ही तरीका है, that do the experiment by more than 3-4 times, then you will get a correct result. Okay, so it is basically theoretical topic, but it is more important in your practicals. So today's lecture is more important for your practicals. Are you getting my point? Okay, let's read. देखो यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, थोड़े प्रिसीजन और एक्यूरेसी का एक एग्जांपल आया है बीच में, तो लेट्स सॉल्व दिस. सो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है that there are two clocks are being tested against standard clock. Standard clock का टाइम टेबल कुछ ऐसा है that it shows 12 noon and there are two clocks which are to be measured. मतलब उसको हमें ऑब्जर्वेशन करना है. 8 दिन मतलब 7 दिन हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मंडे टू संडे. मंडे अपने जब ये क्लॉक का ऑब्जर्वेशन किया तो ये टाइम दिखा रहा था 12:005 और दूसरा क्लॉक टाइम दिखा रहा था 10:15 minutes and 06 seconds. अगर ये क्लॉक सही है, एक्यूरेट है, देखो दोनों का प्रिसीजन तो सही है, दोनों ही आवर मिनट एंड सेकंड में दिखाते हैं. ओके, मतलब प्रिसीजन सही है तीनों का, आवर मिनट एंड सेकंड तक जाता है. तो एक्यूरेसी देखना है कि एक्यूरेसी किसका सही है, देखना. सो अगर ये दोनों क्लॉक एक्यूरेट होते, 100% एक्यूरेट होते ना, तो सातों के सातों दिन इन दोनों को ये पहला वाला जो रिजल्ट है ना, पहला वाला यही दिखाना चाहिए था. बट देयर इज सम एरर है, इसीलिए ये जो टाइम है ये टाइम मेंटेन नहीं हो रहा है, थोड़ा वेरिएशन आ रहा है. वेरिएशन कितना आ रहा है? ट्यूसडे देखो 1 मिनट आगे जितना हो गया, अच्छा पता चला, यहाँ पे 0-0 था, यहाँ पे 1 मिनट हो गया. फिर वेंसडे को वो लेट हो गया, फिर से थर्सडे को आगे हो गया, फ्राइडे को वापस लेट हो गया. देयर आर सम एरर्स. सैटरडे को वापस फॉरवर्ड हो गया, आगे हो गया, एंड संडे को इट इज अगेन फॉरवर्ड. दूसरा क्लॉक देखो, एक्चुअली ये होना चाहिए था, बट ट्यूसडे लेट हुआ, संडे को आगे हो गया, वापस संडे को फिर से आगे फॉरवर्ड में, देन फ्राइडे को, थर्सडे को वापस इट इज बिहाइंड, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वापस पीछे, इट इज बिहाइंड, सैटरडे फिर भी आगे हो गया, एंड संडे इट इज 15 मिनट्स एंड 11 सेकंड्स. तो इसमें हुआ क्या? अभी सबसे ज्यादा वेरिएशन कौन से क्लॉक में आ रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड. नाउ क्लॉक 1 में सबसे ज्यादा एरर कौन से पार्ट में, वो देखते हैं, कितना बड़ा एरर आता है वो देखते हैं. अच्छा, सबसे पीछे कहां पे हो रहा है वो देखते हैं. 11:59:08, तो 11:59:08 is the maximum behind. 11:59:08 is maximum behind. और सबसे आगे कहां पे हो रहा है, तो 12:115:150. ओके, सो ये सबसे आगे हो रहा है 12:01:50. अभी इन दोनों को ऑब्जर्व करो, कितना हुआ पता है? देखो 59 में एक आप और 42 सेकंड्स ऐड करोगे एंड फिर हो जाएगा 12, फिर 42 सेकंड्स ऐड करोगे और 60 सेकंड्स ऐड करोगे तो हो जाएगा 12:01 यहाँ पे तो और 50 सेकंड्स है. सो मतलब कितना वेरिएशन हुआ पता है? 42 + 60 + 50,
कितना सेकंड का वेरिएशन है पता है ये दोनों क्लॉक में? 2, 10 एंड +5, 15, 152 सेकंड्स का एरर आया इन दोनों में। पता चला कैसे? रिपीट करूं फिर से, देखो कैसा हुआ। ये 59 एंड 8 सेकंड्स है, तो 12 बजने में कितने टाइम लगेगा? 42 सेकंड्स। यहाँ पे 1 मिनट एंड 52 सेकंड्स है, मतलब 60 + 50 सेकंड्स ऐड करने पड़ेंगे। सो इट इज 152। इतना बड़ा एरर हुआ, 152 सेकंड्स पीछे चला गया वेंसडे से थर्सडे। So there is an error in this between these two clock is my mistake. It is 162 seconds. Okay, it is 162 seconds. यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे सबसे पीछे कहाँ पे है? तो के 1459, 53 is the maximum behind, और सबसे आगे कहाँ पे है? 1524। देखो, सो ये एरर कितना हुआ, ये इसमें कितना मिस्टेक है? तो के 52 को 53 में आप 7 सेकंड ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 और 15 मिनट्स एंड 00 सेकंड्स, और 24 सेकंड्स ऐड करोगे, सो मतलब 24 + 7 दैट इज 31 सेकंड। तो इस क्लॉक में एरर कितना आया? 31 सेकंड का। उस क्लॉक में एरर है 162 सेकंड्स का। तो विच क्लॉक यू विल चूज? सेकंड वन इज रिटन। लिखो जगह भाई, फर्स्ट क्लॉक में 162 सेकंड्स का एरर है, while सेकंड में 31 सेकंड का। बोथ हैव सेम प्रिसीजन, सो प्रिसीजन नहीं देखते हैं, बट यहाँ पे एक्यूरेसी देखते हैं। सो एक्यूरेसी में सेकंड क्लॉक इज मोर एक्यूरेट, सो वी विल चूज, सो हेंस सेकंड क्लॉक इज मोर प्रेफर्ड to one clock. Okay, so now let's go to systematic error and random errors. Let's read. Meet. Yes, beta. The systematic errors are those errors that tend to be in one direction, either positive or negative. Some of the sources of systematic errors are instrumental errors that arise from the errors due to imperfect design or calibration of the measuring instrument, zero error in the instrument, etc. For example, the temperature graduations of a thermometer may be inadequately calibrated. It Yes. may be inadequately calibrated. It may read 104 degrees Celsius at the boiling point of water at STP, whereas it should read 100 degrees Celsius in a See, wait. vernier calipers. Instrumental error है। अभी आप थर्मोमीटर में सपोज पानी गर्म कर रहे हो, the boiling point of the water is 100 degree Celsius, but due to इंस्ट्रूमेंटल एरर वो थर्मोमीटर 104 पे बॉयल हो रहा है। ऐसा थोड़ी होगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो चेंज होगा नहीं कभी। सो ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट दैट 104 डिग्री सेल्सियस इज रॉन्ग, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 104 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करते हो तो इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, यस, लेट्स गो। In a vernier calipers, the zero mark of vernier scale may not coincide with the zero mark of the main scale, or simply an ordinary meter scale may be worn off at one end. यस, Imperfection in experimental technique or procedure. To determine the temperature of a human body, a thermometer placed under the armpit will always give a temperature lower than the actual value of the body temperature. Other external conditions such as changes in temperature, humidity, wind, velocity, etc. during the okay. experiment may systematically affect the measurement.
Yes. Personal error. Personal errors that arise due to an individual's bias, lack of proper setting of the apparatus, or individual's carelessness in taking observations without observing proper precautions, etc. For example, if you by habit always hold your head a bit too far to the right while reading the position of a needle on the scale, you will introduce an error due to parallax. पैरेलैक्स पता है आपको? दैट स्केल अगर ऐसे है तो आपको ऐसे नहीं देखना है, आपको ऐसे भी नहीं देखना है, स्केल को एग्जैक्ट ऐसे देखना है. द लाइन ऑफ साइट मस्ट बी हॉरिजॉन्टल. ऐसे आपको देखना है. समझ में आ रहा है? ऐसे देखोगे तो आपको सही नहीं मिलेगा, ऐसे देखोगे तो सही नहीं मिलेगा. इट शुड बी इन दिस फॉर्म. ओके. यस. Systematic errors can be minimized by improving experimental techniques, selecting better instruments, and removing personal bias as far as possible. For a given setup, these errors may be estimated to a certain extent, and the necessary corrections may be applied to the readings. Okay, so in short, systematic errors can be corrected, whether it is personal error, whether it is method error in method, process method, or and third is instrumental error. This all can be corrected. Systematic error can be corrected. Yes. Random error. The random errors are those errors which occur irregularly and hence are random with respect to sign and size. These can arise due to random and unpredictable fluctuations in experimental conditions. Example, unpredictable fluctuations in temperature, voltage supply, mechanical vibrations of experimental setups, etc. Personal or unbiased errors by the observer taking readings, etc. For example, when the same person repeats the same observation, it is very likely that he may get different readings every time. Okay. So random errors also can be corrected. मतलब आप उसको जितना हो सके उतना correct कर सकते हो by doing the experiment more times. Okay. List count error. Now, list count error is what? So, list count measurement. Before we go through list count measurement, we should understand the equipments which we are going to use in 11th standard. ये इंस्ट्रूमेंट इतने इंपॉर्टेंट है कि हर कोई कंपनीज ऐसी होती है जहां पे स्मॉल इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, यहाँ पे ये सिखाई जाता है. There are few equipments I want to show. This first one is Vernier caliper. This is Vernier it is caliper. Okay, it is Vernier caliper. वर्नियर कैलिपर्स भी बोलते हैं. यहाँ पे दो स्केल है. देखो आपको एक बड़ा स्केल यहां से चालू होता हुआ दिख रहा है यहां तक. सो दिस इज नोन एज मेन स्केल. This main scale is fixed. This main scale is fixed. There are two knobs. यहां से सेपरेट पार्ट होता है. ओके जैसे ये जो पूरा सेक्शन है ना, ये पूरा जो मैं बॉर्डर बना रहा हूं ना, दिस पार्ट कैन बी मूव्ड. ये पूरा पार्ट मूव हो सकता है ऊपर के साथ. दिस पार्ट कैन बी मूव्ड. और बाकी का जो पार्ट है, जो बाकी का पार्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस सेक्शन, ओके ये जो बाकी का सेक्शन है, दिस सेक्शन, ये पूरा सेक्शन, दिस इज फिक्स्ड.
दिस इज अ पार्ट ऑफ मेन स्केल एंड ये जो स्केल है दिस इज कॉल्ड अ वर्नियर स्केल. ओके, यहाँ पे डिविजन्स होते हैं. सपोज यहाँ पे आप काउंट करो तो देर आर फ्यू डिविजन्स जिसका एक का मेजरमेंट है 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर एंड टोटल नंबर्स ऑफ डिवीजन कभी कभी होते हैं 20, कभी होते हैं 10. सो देर आर सम डिविजन्स. सो एलसीएम क्या होता है कोई भी इक्विपमेंट का? LCM, list count measurement of any equipment. See, understand this section. ये जो यहां से चालू हो रहा है यहां तक कितने सेक्शंस है? 10, 20 एंड 30. हियर देर आर 30 डिविजन्स और एक मेजरमेंट है. देखो ये 1 सेंटीमीटर का तो ये 1 पार्ट हुआ मतलब 1 मिलीमीटर डिवीजन 30 segments. So 0.1 upon 30 division. So it is in centimeter. ये LCM हुआ. कभी कभी क्या होता है यहाँ पे 30 नहीं देते, यहाँ पे 10 डिविजन ही देते हैं. सो उसका LCM क्या आएगा? 0.1 upon 10. So it is 0.01. It is 0.01. So मतलब पॉइंट के बाद 2 डिवीजन देते हैं. यहाँ पे देखो मैं दूसरा डायग्राम भी है. दिस इज वर्नियर स्केल. देखो यहाँ पे ये बड़ा सा इतना बड़ा वर्नियर स्केल है. आपकी लैब में जनरली 10 डिविजन्स वाला होगा. ओके, एंड दिस इज मेन स्केल. देखो यहाँ पे 0 से ये पार्ट कहाँ पे है? ये 2, 1, 2, 3. सो इट इज 23 मिलीमीटर. सो LCM कितना है? 20 डिवीजन मैच हो रहा है ये 20 डिवीजन इंटू 0.02. सो बेसिकली LCM कैसे मेजर करते हैं हम? LCM मेजर करने का एक ही सिंपल तरीका है. एक मिनिमम मेजरमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल, दिस इज नोन एज वर्नियर स्केल. दिस इज मेन स्केल. ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट है दिस इज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. सपोज हमें कोई छोटा सा स्फीयर है उसका मेजरमेंट लेना है तो हम छोटे से स्फीयर को यहाँ पे रख देना है. फिर ये जो पॉट है उसको आप ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करते जाओगे तो ये इस तरफ आता जाएगा. When the sphere is compressed in between this, compress मतलब ज्यादा compress नहीं करना है, थोड़ा टच करवाना है. तो ये जो सेक्शन है ये आगे आ जाएगा थोड़ा यहाँ पे. ओके, so there are two scales in micrometer screw gauge. This is a main scale. दिस इज मेन स्केल. और यहाँ पे देखो ये वर्नियर स्केल ये सर्कुलर है. ऐसे पीछे भी है ये थोड़ा 3D है. सो दिस इज नोन एज सर्कुलर स्केल. सो सर्कुलर स्केल में जनरली 50 या 100 डिविजन्स होते हैं क्योंकि 100 डिविजन्स के बाद हम देख नहीं पड़ते. ये इंस्ट्रूमेंट इतना छोटा सा होता है, इतना छोटा होता है पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट. सो 100 डिवीजन से ज्यादा हम ज्यादा डीप में देख नहीं सकते. सो 1 डिवीजन इज 1.1 अपॉन 100. सो इट इज 0.001. सो मतलब ये पॉइंट के पास 3 डिजिट तक आंसर देता है. आगे वर्नियर कैलिपर्स हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक आंसर दे रहा था. 0.01 is the LCM. So you can write LCM of vernier calipers is 0.01 and LCM of micrometer screw gauge it is 0.001. पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आंसर देता है. देखो ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा दिखता है छोटा सा दिख रहा है आपको. See, हाँ सर. this is a 3D diagram of micrometer screw gauge. There are few divisions. So there are 100 divisions on it and it is main scale. ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे रखना है इसके बीच में. इज दैट क्लियर? समझ में आया? हाँ सर. One more equipment I want to discuss, that is spherometer.
Now spherometer is what? Suppose I have one glass, मेरे पास ऐसा कोई ग्लास है जिसका शेप ऐसा है, बाउल की तरह है. नाउ मुझे अगर ये डेप्थ मेजर करना है, सो हाउ कैन आई मेजर द डेप्थ? तो उसके लिए स्फेरोमीटर यूज होता है. स्फेरोमीटर को कैसे यूज करेंगे? ये तीन उसके जो लेग्स है, दिस इज वन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड लेग, उनको ऐसे रख देना है. और ये जो सेंटर में एक स्क्रू है, आपको पता है ऊपर, वो स्क्रू को आप फिट करते जाओ, टाइट करते जाओ, तो ये नीचे आता जाएगा. जैसे ही वो एज है वो टच हो जाएगा, तो यहाँ पे ये स्केल कुछ दिखाएगा. सो यहाँ पे दिस इज अ सर्कुलर मेन स्केल, दिस इज अ मेन स्केल एंड दिस इज सर्कुलर स्केल. ओके, सो मेन स्केल में भी 0.1 अपॉन सर्कुलर स्केल में भी 100, सो इट इज 0.001 सेंटीमीटर तक एलसीएम लिस्ट काउंट मेजरमेंट देता है. सो व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट इज minimum measurement an instrument can measure. List, count, measurement, मतलब minimum measurement कितना हो सकता है, that is known as list count of any measurement. Okay, let us read the list count measure, list count error. Yes, Smith. The smallest value that can be measured by the Yes, measuring underline. instrument is called its least count. All the readings or measured values are good only up to this value. The least count error is the error associated with the resolution of the instrument. For example, a vernier caliper has the least count as 0.01 centimeter. A spherometer may have a least count of 0.001 centimeter. Least count error belongs to the category of random errors, but within a limited size. It occurs with both systematic and random errors. If we use a meter scale for measurement of length, it may have graduations at 1 millimeters division scale, spacing, or So interval. क्या बोला यहाँ पे, that अगर हमारे पास मीटर स्केल है तो मीटर स्केल से हम मिलीमीटर के अंदर नहीं जा सकते. समझ में आया ना आपको? मिलीमीटर मतलब क्या? 0.1. अगर आपके पास स्केल है तो आप इतना मेजर कर सकते हो. अगर आपके पास वर्नियर कैलिपर्स है तो आप इतना मेजर कर सकते हो. आपके पास अगर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है तो आप इतना मेजर कर सकते हो. तो मोर प्रिसाइज कौन हुआ? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हुआ कि नहीं हुआ? पॉइंट के बाद कितना डिजिट देता है हमें? 3 डिजिट्स. यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, हाँ सर. लेट्स रीड. बस. Using Yes. instruments of higher precision, improving experimental techniques, etc., we can reduce the least count error. Repeating the observations several times and taking the arithmetic mean of all the observations, the mean value would be very close to the true value of the measured quantity. Yes. Okay. There is one exercise from our textbook. So what is the question? Let us read. Which of the following is more precise device for measuring length of vernier calipers with 20 division, sliding scale screw gauge with 100 divisions, an optical instrument to length or wavelength of a light? We have three equipment. One is vernier calipers. Second is screw gauge, and third one is optical instrument. तो वर्नियर कैलिपर्स का कितना एलसीएम होगा? 0.1 अपॉन टोटल डिवीजन 20, मतलब 0.005. देखो तो चेक करो. Then screw gauge have 0.1 upon 100, so it is 0.001, मतलब ये more precise than vernier calipers. An optical instrument, wavelength of light होता है 4000 angstrom to 7000 angstrom. Now angstrom is
10⁻10 meter or 10⁻10 meter or 10⁻7 सेंटीमीटर, बराबर है। यहाँ पे ये 3 जीरो और निकाल दोगे आप तो और 3 जीरो जाएगा, सो 10⁻5 सेंटीमीटर्स ये आंसर देगा। 10⁻5 मतलब कितना हो पता है, इतना आंसर देता है। सो मोर प्रिसाइज कौन हुआ, पॉइंट के बाद 0.001 के पॉइंट के बाद 0.0001। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज्ड। ओके सी, वर्नियर कैलिपर्स का एलसीएम है ये, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का है ये वाला, एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटल का है ये। So optical instrument is more suitable device to measure the length. It is more suitable to measure this length. Okay. Now we are resting this lecture right now here. Okay. So tomorrow again we will move forward with the types of error. We will learn something important, most important topic of error will be there tomorrow. So tomorrow lecture again we will start. Okay. So we are resting our lecture right